हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, खाली जगह को भरने वाला हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, तो इन तीन चीजों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पीछे वाले चैप्टर का भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी कहने का इसका मतलब है कि वो कौन सा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन है जिसको आमतौर पे सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन क में कहता है कि क्या वो देसी बैंकर है, ऑप्शन ख में महाजन है, ऑप्शन ग में व्यापारी है और ऑप्शन घ में सहकारी बैंक है। तो देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे जो लोकप्रिय साधन है, जो सबसे ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं, वो है महाजन। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन क में सेठ साहूकार, ऑप्शन ख में रिश्तेदार और ऑप्शन ग में व्यावसायिक बैंक और ऑप्शन घ में महाजन। तो देखिए, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ज्यादातर हूबहू यहीं से क्वेश्चन को उठा लिए जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप इजीली तरीके से क्रैक कर पाएंगे, उसको सही सही बना पाएंगे। तो आप लोग जरूर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। इसका एक हम मैराथन सीरीज भी लाएंगे, जिसमें सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा था कि कौन ऐसा जो है वो संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ही जवाब होगा। ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका व्यवसायिक जो बैंक है वो संस्थागत वित्त का साधन है। बाकी जो सेठ साहूकार, रिश्तेदार और ये जो महाजन है, वो सब आपका गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला संस्थान है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन क में पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन घ में पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक है। आपके नोट पर भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ होता है, जिसको हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। तो ये आपका केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपसे पूछा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, सहकारी बैंक की संख्या पूछा है और वो भी केंद्रीय का, ठीक है। ऑप्शन क में कहता 50, ऑप्शन ख में 75, ऑप्शन ग में 35 और ऑप्शन घ में 25। तो राज्य में जो कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या है बच्चों, वो आपका 25 है। तो ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन करने का मतलब लंबे समय तक जो ऋण प्रदान करती है वो संस्था कौन सी है। ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन क में क्या वो कृषक महाजन है, क्या वो भूमि विकास बैंक है, क्या वो प्राथमिक कृषि साख समिति है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। भूमि विकास जो बैंक है, भूमि विकास बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपसे पूछा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भारत की वित्तीय राजधानी आपको बताना है कि किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन क में क्या मुंबई को कहा गया है, क्या दिल्ली को कहा गया है, पटना को कहा गया है, या बंगलोर को कहा गया है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है बच्चों, वो किसे कहा गया है, मुंबई को। तो ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपसे पूछा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शन क में क्या 1929 में बनी, क्या 1919 में बनी, 1918 में, या 1914 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1919 में। ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे 7 नंबर का राइट हो जाएगा।
अब बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, यानी अभी अपने देश में कितने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं जो कार्यरत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 190, ऑप्शन ख में 192 और 199 और ऑप्शन घ में दिया गया 196। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 196 अभी भी कार्यरत बैंक है। ठीक है, तो 8 नंबर का ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 9 नंबर में कहा गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन क में 1966 में, ऑप्शन ख 1980 में, ऑप्शन घ 1969 में और ऑप्शन घ 1975 में। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, वो किया गया था 1969 में। तो आपका ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल क्लियर होता है। अब हम लोग बढ़ते खाली जगह को भरने वाले, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपसे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको कर लेते हैं। बाकी ये सभी का आंसर तो आपके बुक में भी दे रखा है, लेकिन हमको बताने का पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है और उनको भी पढ़ना है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके उन्हें भी बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। अगर जो बच्चों ये सब कर लिए हैं वो वीडियो को बढ़ाकर आगे से देख लेंगे। ठीक है, तो कहता है साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति खाली जगह संस्थाओं के द्वारा की जाती है। तो साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे वित्तीय संस्था लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा खाली जगह है। तो कितना प्रतिशत मात्रा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30%। कितना प्रतिशत, 30%। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को खाली जगह ऋण प्रदान करती है। तो कृषकों को कितने दिन के लिए करती है, तो ये अल्पकालीन करती है, यानी कम समय के लिए करता है। कौन, प्राथमिक कृषि साख समिति। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 4 नंबर में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत ज्यादा इजी भी है। ये 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पे आप 1935 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का खाली जगह माना जाता है। तो वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की क्या माना जाता है, तो इसको बैकबोन कहा जाता है, यानी मेरुदंड कहा जाता है। तो आप यहाँ पे मेरुदंड लिख लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि स्वयं सहायता समूह में लगभग खाली जगह सदस्य होते हैं। तो इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे 15 से 20। और स्वयं सहायता समूह को ही SGH कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसी में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि SGH में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय खाली जगह लेते हैं। तो निर्णय कौन लेता है, तो इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी निर्णय लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समूह के सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है कि व्यवसायिक बैंक खाली जगह प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यवसायिक बैंक जो है वो कितने प्रकार के, तो ये 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय पूंजी बाजार खाली जगह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो भारतीय पूंजी बाजार क्या करती है, वित्तीय सहायता। तो ये दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घकालीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा खाली जगह पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये किसके अंतर्गत, तो ये छोटे एवं लिख लेंगे छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा होती है। किसके अंतर्गत, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे खाली जगह और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम लोग जो बढ़ेंगे वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसका उत्तर कर लेते हैं। देखिए आपके बुक में लिखा है कि 20 शब्दों में दे, लेकिन ये 20 शब्दों वाला क्वेश्चन इसमें दिया नहीं होता है। तो आप लोग अगर इसे संक्षेप करना चाहें तो और भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की
व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या, उद्यम के मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा स्टार्ट करने और कोई भी व्यवसाय यानी कोई भी काम करने के लिए जो हम लोगों को पैसा देता है, हम लोगों को पैसा मुहैया कराता है, तो ऐसे संस्थाओं को हम लोग वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नंबर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए, गांव की राज्य की जो वित्तीय संस्थान है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो गैर संस्थागत और सेकंड आपका संस्थागत। ध्यान रखेंगे, गैर संस्थागत और सेकंड आपका है संस्थागत। अब आइए हम लोग समझते हैं कि गैर संस्थागत क्या है। तो गैर संस्थागत संस्थाएं वे होती हैं जिनके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोगों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण का मतलब हम आपको बता दें कि ये कर्ज से रिलेटेड है, जो हम लोग सेठ साहूकार से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं। तो ये सभी जो हैं वो गैर संस्थागत संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आ गया होगा। इसी का आता है संस्थागत संस्थाएं। तो संस्थागत संस्थाएं क्या होती है, तो इनके अंतर्गत जो सहकारी बैंक है, प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, भूमि विकास बैंक हैं, व्यवसायिक बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और जो नाबार्ड एवं अन्य के द्वारा ऋण जो उपलब्ध कराई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं संस्थागत संस्थाएं। ये दोनों चीज को हमने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता, उनके पास पूंजी नहीं होती है और कृषि करने के लिए उन्हें हर सामान की आवश्यकता होती है, और इनके वजह से उन्हें क्या जरूरत पड़ता है, साख अथवा ऋण की। देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि हमारे राज्य मतलब खास करके ये बिहार की बात कर रहा है, क्या ये बिहार बोर्ड का बुक है, तो यहाँ पे हमारे राज्य से रिलेटेड बिहार का ही होगा। ठीक है, तो कहता है हमारे राज्य के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत होते हैं, जिनके पास आय की कमी रहती है तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। किसानों को कृषि के लिए बीज, खाद, सिंचाई एवं कृषि से संबंधित अन्य साधनों के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया ही होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहता है कि व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि जो व्यवसायिक बैंक है वो 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। जैसे कि आप देख पाएंगे, अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। तो ये 4 प्रकार के जो जमा राशि है इसको ये व्यवसायिक बैंक एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। अब यहाँ पे अस्थाई जमा क्या है, तो इस प्रकार के जो जमा होता है इसके में क्या देखा जाता है कि आप जो राशि जमा करेंगे वो एक निश्चित समय के लिए, इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स का मतलब एकदम जमा कर देना, तो उसमें से निकालना नहीं है। ठीक है, और एक निश्चित अवधि के लिए 5 साल 10 साल के लिए हम लोग फिक्स कर देते हैं अपने अमाउंट को, और जब इतना दिन के लिए अमाउंट को फिक्स कर देते हैं तो उसके बदले जो बैंक है हम लोगों को ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इसी को हम लोग अस्थाई जमा के नाम से जानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कहा जाता है। सेकंड जो आपका आता है वो चालू जमा, जिसको हम लोग करेंट डिपॉजिट कहते हैं। जो आम लोगों का जो अभी अकाउंट आपका होगा ना, तो वो करेंट डिपॉजिट ही होगा, चालू जमा खाता होगा। ठीक है, इसका था कि इस प्रकार के खाते में अपनी मर्जी से राशि को निकाला जा सकता है और अपनी मर्जी से उसमें डाला जा सकता है, इसमें किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होता है, तो उसको हम लोग चालू जमा कहते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी जमा, जिसको हम लोग सेविंग डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है। यानी जितना मन उतना आप जमा कर सकते हो, लेकिन जब आप निकालोगे तो उसके लिए कुछ नियम कानून अधिकार दिए गए हैं, उतना से आप ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं संचयी जमा, और इसमें आपको चेक की सुविधा भी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 4, इसमें आपको आवर्ती जमा देखना है। आवर्ती जमा क्या है, तो इसमें रेकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों को प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि, जैसे कि 60 महीना या 72 महीना के लिए ग्रहण करता है।
यानी आपको कम से कम 5 साल या कम से कम 6 साल के लिए आपको पैसा जमा करना है प्रति माह। ठीक है, प्रति माह जमा करना है कुछ खास रकम जो बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है, और जब आप जमा कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको रिटर्न के रूप में कुछ इंटरेस्ट बढ़ा करके भी देता है, और इस प्रकार एक अन्य जमा संचयी समावधि जमा भी हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्ती जमा। ठीक है, तो अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। यानी अपने समान हितों पर क्या करते हैं, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं सहकारिता, यानी मिलजुल कर काम करने की जो पद्धति है उसी को सहकारिता का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना है, आपको अच्छे से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली एक संस्था होती है जिसमें 15 से 20 व्यक्तियों, खास करके इसमें महिलाएं होती हैं, एक उनका एक समूह होता है 15-20 महिलाओं का, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण, यानी इसमें छोटा ऋण मिलता है, छोटा यहाँ पे लोन मिलता है, और उसको लेकर के अपने सदस्यों की जो पारिवारिक जरूरत है उसको पूरा करते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ से 2 लाख रुपया लिया, तो ये 2 लाख में 15 से 20 जो लोग इसमें शामिल हैं, तो इनमें से जिनको जिनको जरूरत होता है उनको ये आपस में वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं, और उनकी जो भी जरूरत है उनको वो पूरा हो जाती है। तो यही चीज को स्वयं सहायता समूह कहा गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो होता है खास करके गांव के विकास को लेकर के चलाया गया है, और महिला सशक्तिकरण में जो योगदान है उसको लेकर के इसे चलाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, और इसके बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि इसमें वर्णन करने की बात करा है, और इसका जो शुरुआत हुई उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस भी है। देखिए हमने लिखा है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ। इसके लिए 1904 में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, जिनके अनुसार गांव या नगर के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। तो ये तो हमने देखा, फिर आगे चल के इसमें वृद्धि भी हुई, आगे चल के इसके अंदर सुधार भी हुआ। तो इन चीजों को जब आप लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो लघु है वो लघु से दीर्घ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहीं तक लिखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। अगर आपसे दीर्घ में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, तब आप ये पूरा के पूरा यहाँ पे लिख डालिएगा। ठीक है, तो हम आगे की चीजों को नहीं बताते हैं। अगर आप लोग ज्यादा उत्सुक हैं तो वीडियो पॉज करके इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। तो सूक्ष्म वित्त योजना क्या होता है, इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो यह एक ऐसा योजना होता है जिसके द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो स्वयं सहायता समूह है ये कम ब्याज पर लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है, जो उसमें समूह में जो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी से जोड़ करके ऋण मुहैया कराता है, और इसे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी छोटे करने का मतलब इसमें आपको 10 लाख और 20 लाख रुपए जैसे रकम आपको नहीं मिल पाएंगे, इसमें 2 लाख 3 लाख के अंदर ही आपको रकम मिलेंगे, जिसके द्वारा आप अपने जो जरूरत की चीजें हैं आप उसे खरीद सकेंगे, आप अपने बिजनेस में थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसलिए ये सूक्ष्म वित्त योजना को चलाया जाता है स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक और आपका ऑब्जेक्टिव और साथ में लघुत्तरीय आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।